नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 19 है जियोमेट्री। और इसमें हम लोगों ने चतुर्भुज पर पिछले वीडियो में बात किया था। जैसा कि आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, चतुर्भुज को हमने समाप्त कर दिया था। चतुर्भुज से जितने भी प्रकार के चतुर्भुज थे सबको हम लोगों ने जान लिया और साथ ही साथ उसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे सबको मैंने अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया हूँ। तो शायद आपने पिछले वीडियो को देखा होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज देखने वाले हैं ज्यामिति में ही आज वृत्त पर बात करेंगे, सर्कल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। तो आप वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज वृत्त क्या होता है और वृत्त से संबंधित जितने भी मुख्य तत्व संभव हो पाते हैं आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर देंगे। तो चलिए देखते हैं वृत्त होता क्या है। ठीक है, वृत्त हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। ठीक है, वृत्त क्या होता है? एक वक्र आकृति होता है। वृत्त क्या होता है? एक ऐसा वक्र आकृति होता है जिसके अंदर एक निश्चित बिंदु होता है और इस निश्चित बिंदु से इसके सभी बाहरी बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। तो उसी को हम वृत्त बोलते हैं। वृत्त किसे कहेंगे? वृत्त वह वक्र आकृति है जिसके अंदर एक निश्चित बिंदु से सभी बाहरी बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। उसे हम बोलते हैं वृत्त। कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे खींच दें और ये निश्चित होना चाहिए कि अंदर इसके कोई एक निश्चित बिंदु का होना अनिवार्य है। अगर हम ऐसा कोई खींच दें तो ये वृत्त नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी निश्चित बिंदु का निर्धारण नहीं है। अगर हम यहाँ पे कोई बिंदु दे दें तो भी इसको हम वृत्त नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है इसके अपेक्षा क्या दिख रही है? बिल्कुल छोटी सी दिख रही है और ये बड़ी दिख रही है। तो इसको हम कभी वृत्त बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बीच के दूरी जो होनी चाहिए हर हमेशा कहीं से भी दूरी मापे इसके बाहरी बिंदु के बीच की दूरी, तो ये हमेशा समान होना चाहिए। वृत्त में ये शर्त है। तो इसको हम वृत्त नहीं मान सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं इसके अंदर एक निश्चित बिंदु है, लेकिन ये निश्चित बिंदु इस निश्चित बिंदु से किसी जिस प्रकार से डिफिनीशन दिया जा रहा है उसका पालन नहीं कर रहा है। निश्चित बिंदु वैसा होना चाहिए जहाँ से इसके बाहरी घेरा की दूरी जो है, बाहरी बिंदुओं के बीच की दूरी जो है समान होना चाहिए। यानी इसका सही उदाहरण जो होगा ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक ऐसा लगे दिखने में कि ये जो निश्चित बिंदु होगा ये वक्र के ठीक अंदर बिल्कुल सेंटर में दिखना चाहिए, बिल्कुल एकदम बीचों बीच दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हम मान सकते हैं ये वृत्त हो जाएगा। लेकिन ये सभी, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त हो जाएगा, क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बीच में इसका सेंटर हो सकता है। कि आपको फिगर भी पहचानने के लिए दे दिया जाए, बताइए ये वृत्त है कि नहीं, ये वृत्त है कि नहीं, इसमें सही वृत्त कौन है? तो आपको दे दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से फिगर। तो मान लीजिए फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4, 4 फिगर में आपको सही पहचान करने के लिए दे दिया जाए कि वृत्त कौन सा है। तो आप कैसे पहचान करेंगे? ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी में काफ़ी डिफरेंट है। तो ये हो नहीं सकता है। इसमें भी कुछ वैसा ही है, ये भी हो नहीं सकता है। इसमें सेंटर ही पता नहीं है कि कहाँ सेंटर है, तो ये भी वृत्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सेंटर का होना ज़रूरी है वृत्त में। ठीक है, लेकिन यहाँ देखें तो ये सेंटर हमें बीचों बीच दिख रहा है, इस वक्र के बीचों बीच दिख रहा है और साथ ही साथ इसके अनुमानतः हम देख रहे हैं तो ये दूरी लगभग समान ही आएगी। ठीक है, तो ये वृत्त माना जाएगा। तो इस तरह से आपको फिगर भी दे दिया जाएगा कभी कभी कि वृत्त को पहचानिए। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे इतनी बातें। और वृत्त से संबंधित इसके जितने भी मुख्य टर्म आते हैं सबके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। वृत्त के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ आज हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए, वृत्त का डिफिनीशन पर हम लोगों ने अभी बात किया। अब बात करेंगे वृत्त के मुख्य टर्म के बारे में। वृत्त में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है।
मान लीजिए ये कोई वृत्त है, हमने कोई ये वृत्त बना दिया, ठीक है, अनुमानतः यहाँ पे हमने सेंटर इसका दे दिया। तो हम कह ही रहे हैं कि इस वक्र का अंदर का ये सेंटर है। सेंटर का है तो क्या, केंद्र है। तो कहीं ना कहीं इस वृत्त के अंदर जो एक बिंदु होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। तो किसी भी वृत्त के अंदर एक निश्चित बिंदु होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। तो केंद्र किसे कहते हैं, किसी भी वृत्त के अंदर एक निश्चित बिंदु होता है जिसे हम केंद्र कहते हैं। कन्फर्म है, सेंटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी की जो बात की जा रही थी, तो इसका मतलब ये दूरी से क्या लेना देना है, तो यही दूरी से लेना देना होता है वृत्त में, क्योंकि ये दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, इसी दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, इसी दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन जैसे ही इसको हम यहाँ से यहाँ कर दें तो भी ये त्रिज्या ही होगा। जब भी इसके बाहरी बिंदु और इस सेंटर के बीच की दूरी का हम माप लेते हैं तो ये हमेशा और हमेशा त्रिज्या हो जाता है। लेकिन इसी को हम और आगे इधर बढ़ा दें, इधर हम और आगे बढ़ा दें, तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, इस वृत्त के अंदर की यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहेगी, इसको हम कहते हैं व्यास। इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है। और ये जो बाहरी घेरा जो दिख रही है, ये चारों तरफ से ये बाहरी घेरा वक्र की तरह ये जो बाहरी घेरा है, इसी बाहरी घेरा को हम वृत्त की क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। जैसे किसी भी हम आकृति के जैसे आयत होता है तो इसके सभी बाहरी घेरा की दूरी को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, परिमाप कहते हैं, या फिर इसी को हम परिमिति कहते हैं, परिमिति कहते हैं। सेम उसी तरह से इसमें होता है, ये जितने भी वक्र परिपथ दिख रहे हैं इसी वक्र परिपथ को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इस वृत्त का ये परिधि है। ठीक है, कन्फर्म है, इतनी बातें आप जान गए। अब देखिए एक चीज़ होता है कि यहाँ से हमने यहाँ से यहाँ तक खींचा तो त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ खींचा तो व्यास हो गया, इसको हम सेंटर बोल देंगे, ये टोटल को हम वृत्त बोलते हैं। ठीक है, ये बाहरी घेरा की दूरी को परिधि बोलते हैं। तो हो सकता है कि कुछ आपका इस तरह से भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए, इस तरह से भी आपको देखने को रेखाखंड वृत्त के अंदर मिल जाए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं जीवा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये टर्म जितने भी हैं समझ पा रहे हैं आप। आप सबका डिफिनीशन अगर देना हो तो आप कह सकते हैं, अगर आप त्रिज्या का डिफिनीशन देना चाहते हैं, त्रिज्या क्या होता है। ठीक है, पहले हम ले लेते हैं बिंदु, क्या बिंदु बोलते हैं, इसका केंद्र क्या होता है, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं, सेंटर। तो हम कह सकते हैं किसी भी वृत्त के अंदर एक निश्चित बिंदु होता है जिसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। डिफिनीशन क्लियर। उसी तरह से त्रिज्या क्या होता है, तो जब भी किसी भी वृत्त की बात किया जाए तो वृत्त के केंद्र और परिधि के किसी एक बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये परिधि है बाहरी, इस पर एक बिंदु यहाँ पे स्थित है और इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं है, तो त्रिज्या भी समझ गए। उसके बाद हमने लिखा है क्या, वृत्त का डिफिनीशन तो बता ही दिया, त्रिज्या बता ही दिया डिफिनीशन। व्यास की बात करें तो व्यास क्या होता है, वह रेखाखंड होता है, वृत्त के अंदर स्थित वह रेखाखंड होता है जो वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं पर टच करता है, दो बिंदुओं को टच करता है, साथ ही साथ केंद्र से होते हुए भी गुजरता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम जीवा की बात करें, जीवा की डिफिनीशन की बात करें तो जीवा का डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि किसी भी वृत्त के अंदर वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं पर ये टच करता है, वह रेखाखंड जो वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को टच करता है लेकिन केंद्र से होकर नहीं गुजरता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जीवा बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका भी डिफिनीशन आपका क्लियर हो गया। परिधि, किसी भी वृत्त के बाहरी घेरा की दूरी को परिधि बोलते हैं। परिधि हमने बता दिया, किसी भी वृत्त के बाहरी घेरा के बाहरी वक्रीय घेरा के दूरी को परिधि कहते हैं। कोई दिक्कत,
आशा करता हूँ ये सबका डिफिनीशन आप क्लियर हो गया। और सबसे बड़ी बात कि आपको इस फिगर में समझना होगा कि अगर हम मान लीजिए कोई वृत्त खींच रहे हैं, सेंटर यहाँ पे है, हमने ये खींच दिया, तो ये आपको पहचान होना चाहिए कि इसको हम क्या बोलेंगे पर्टिकुलर रूप से। तो इसको हम जीवा बोल देते हैं, क्योंकि जीवा हमेशा परिधि के 2 बिंदुओं पर ही टच करता है, इसके अतिरिक्त कहीं टच नहीं करता है। कन्फर्म है? अगर हमने इसी वृत्त में मान लीजिए ऐसे खींच दिया, तो आपको समझ होना चाहिए कि ये हमारा व्यास है। क्या है? ये हमारा व्यास है। अगर हम कोई वृत्त बना दे, जैसे मान लीजिए इसमें हम चाहें तो आपको ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा? जीवा ही होगा। किसी भी तरह से ज़रूरी नहीं है कि ये कोई वृत्त है तो ऐसे ही खींचेंगे तो ये जीवा होगा, ऐसे खींच दें तो जीवा ना होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कहीं से भी खींच दीजिए ऐसे, केवल परिधि के 2 बिंदुओं को टच करना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है? वो हमेशा जीवा होता है। कन्फर्म है? तो इतनी बातें आप समझिए और ये ज़रूरी भी है। अब चलिए इसके अतिरिक्त हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि कोई वृत्त है। अब तो आपको डिफिनीशन सबका पता हो गया, केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, जीवा क्या है, परिधि क्या है। कन्फर्म है? तो मान लीजिए कि कोई भी, अगर हम किसी वृत्त में कोई परिधि खींचते हैं, तो वो परिधि क्या करता है? उस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। क्या करता है? 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, और प्रत्येक हिस्सा को हम क्या बोलते हैं? प्रत्येक हिस्सा को हम अर्धवृत्त बोलते हैं। देखिए, इसको खींचने से ऐसा लग रहा है कि ये पूरा सर्कल जो है 2 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम अर्धवृत्त बोलते हैं। प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त, मतलब इधर वाला जो भाग है, ये भी भाग क्या है? अर्धवृत्त है। और साथ ही साथ इधर वाला जो भाग है, इसी भाग को भी हम अर्धवृत्त ही कह सकते हैं, क्योंकि ये वृत्त का आधा भाग है। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे? अर्धवृत्त होंगे। यानी यानी व्यास जो होता है वो हमेशा वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, इसके अंदर हमने, ये केंद्र है, एक जीवा खींच दिया, तब ये क्या करता है जीवा? तो किसी भी वृत्त में जीवा क्या करता है? उस वृत्त को 2 खंडों में बांट देता है, 2 वृत्त खंडों में बांट देता है, या फिर 2 खंडों में बांट देता है उस वृत्त को। तो प्रत्येक वृत्त के खंड को हम क्या करते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। और इसमें देखते हैं कि कौन सा वृत्तखंड छोटा दिख रहा है और कौन सा वृत्तखंड बड़ा दिख रहा है। तो हमें ये वृत्तखंड जो है, इस रेखाखंड के चलते ये वृत्तखंड जो है, मतलब वृत्त का खंड, पूरा एक वृत्त है, इसका एक खंड, तो ये वृत्तखंड हमें क्या दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। तो ये वृत्तखंड बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। और जो छोटा दिख रहा है भाग, ऐसे ये वाला जो छोटा भाग दिख रहा है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड बोलते हैं। कोई दिक्कत? आशा करता हूँ इतनी बातें तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो जीवा है किसी भी तरह से काट सकता है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस तरह से जो वक्र दूरी है, इस वक्र दूरी को हम क्या बोलते हैं? इस वक्र दूरी को हम चाप बोल देते हैं। इस वक्र दूरी को हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। ठीक है, और वैसे भी यहाँ चाप हम ज़्यादातर बेटर होता है चाप बोलना कहाँ पे? जब 2 त्रिज्याओं से कोई वृत्त का खंड निकलता है, टुकड़ा, 2 त्रिज्याओं के मदद से जब ये निकलता है कोई खंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस खंड जो निकला है 2 त्रिज्याओं से, इन दोनों त्रिज्याओं के खंड से जो निकला है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। 2 त्रिज्याओं के मदद से जो वृत्त का कुछ अंश निकलता है, ये क्षेत्र जो निकल गया, इसको हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। ठीक है, और इस त्रिज्य खंड के ये जो है इतना भाग, ये वाला, ये जितने भाग हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्चुअल में चाप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चाप। और चाप की लंबाई को हम कैसे डिनोट करते हैं? अगर हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, तो चाप को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए बी, और चाप का डिनोशन कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है,
चलिए, तो इतनी बात आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इससे कुछ जितने भी नियम बन पाते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन बेसिक जो इतना था वृत्त के बारे में ये जानना आपका बेहद ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस पर आपको फोकस कर दिया। अब इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम, इससे कुछ एडवांस इसके जितने भी नियम हैं उस पर हम बात करेंगे। जैसे इसमें लंब खींचा जाता है, इसके जीवा पर लंब खींचा जाए, इसके मतलब तरह तरह के प्रमेय हैं, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।